नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती जो फेज 1 की वैकेंसी थी या 1.0 की वैकेंसी थी, जो कि आपका पेपर अगस्त में हुआ था 24 तारीख को। मेल की शिफ्ट अलग थी उस टाइम में और फीमेल की शिफ्ट अलग थी। तो उसी के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग स्कूल अध्यापक परीक्षा 2023 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 कक्षा 1 से 5 जो प्राइमरी का पेपर था, उसके अंतर्गत जो मेल की शिफ्ट थी उसका मैथ का और रीजनिंग का 2 पोर्शन इस वीडियो में हम कराएंगे। उसके बाद जीके जीएस अलग से करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न 1 प्लस 27 बटे 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ पर 27 और 169 को बराबर में इस तरीके से लिख देंगे। 1 प्लस 27 बटे 169 को सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ, तो 196 बटे 169 आएगा। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, 196 को बाहर निकालेंगे तो 14 बचेगा, 169 को बाहर निकालेंगे तो 13 बचेगा। इधर जो वैल्यू थी वो वैसी की वैसी लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है, आप वैल्यू जो संख्या वाली उसको एक तरफ कर लीजिए। तो यही चीज यहाँ पर की गई है, एक्स बटे 13 को जो है वो उधर ले गए हैं और 14 बटे 13 को इधर लाए हैं। बाकी आप फिर से एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 1/13 आएगी। एक्स बटे 13 के बराबर 1/13 की वैल्यू आएगी। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका एक मान आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जैसे एक बार यहाँ पर माइनस रख के देखा गया है, एक बार प्लस रख के देखा गया है। यहाँ पर एक वैल्यू एक्स की -27 के फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रश्न में था -27 आपको दे रखा है, एक भी दे रखा है, तो इसलिए आपका आंसर इनमें से एक से अधिक जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। अब यहाँ पर गोले की त्रिज्या आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर लिख दी हमने। तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो प्रश्न में 4/2 आधी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में जो दे रखी है वैल्यू व्यास दे रखा है, तो हमने आधा करके ये निकाल लिया हमने इसकी त्रिज्या। और ये वैल्यू दे रखी थी मिलीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। आगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे तो क्या कह रहा था, धातु के एक ठोस गोले की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है और 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो गोले को लेकर के यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर क्यूब, और बराबर में किसके हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के। तो जब तार बनाया जाता है ना, तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। अगर पतले तार को आप देखेंगे तो ये आकृति कैसी है, ये बेलन की आकृति है। तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब ये क्या है, ये गोले का आयतन है, क्योंकि इसी गोले से ही आपका ये बनाया जा रहा है लंबा तार, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू आप 3 रख देंगे, यहाँ भी आर की वैल्यू 2/10 रख देंगे और एच की वैल्यू आप ऐसे रहने देंगे, क्योंकि एच की वैल्यू ही प्रश्न में आप देखेंगे तो आपसे पूछी गई थी। और ये भी देख लीजिए कि गोले की बात हो रही है और तार की बात हो रही है। तो आंसर यहाँ पर एच की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 900 सेंटीमीटर आएगी, और एच की वैल्यू 9 मीटर हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में आपको ऑप्शन में 9 मीटर वाला ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो डायरेक्ट प्रतिशत हानि का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो 6 आपकी वैल्यू दे रखी थी विक्रय मूल्य के बराबर, और 30 कुर्सियों के बेचने को लेकर के बात किया गया। तो 6/30 + 6 × 100 कर देंगे, 6/36 × 100, 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। और सी वाले ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है। अगला प्रश्न आपका है चौथा, कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो दाई का अंक आप x मान लीजिए, इकाई का अंक आप y मान लीजिए, और क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल 36 यानी x संख्या आपकी क्या बनती है, 10 × दहाई प्लस इकाई, ये संख्या बनती है। आगे क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। तो पहली संख्या x, दूसरी y, दोनों का गुणनफल 36 यानी x × y बराबर 36। आगे तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, एक्स वाई में से किसी की भी। तो जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल ली गई तो 36/y निकल आएगा। अब आगे प्रश्न में कह रहा था कि
यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो संख्या आपकी 10x प्लस वाई थी जो कि हमने ऊपर मानी थी। इसमें से 45 घटाया जा रहा है यानी -45 और होने के बाद क्या वैल्यू हो रही थी? इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई। तो संख्या जो 10x प्लस वाई थी अब क्या बन जाएगी? 10y प्लस एक्स बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 5 आएगी। अब जो ऊपर x की वैल्यू 36/y हमने निकाली थी, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर 36/y रख दीजिए। 36/y माइनस वाई बराबर 5। यहाँ पर 36/y में यहाँ पे y से y मल्टीप्लाइड होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5y हो जाएगा। ये जो आपका नीचे एलसीएम आएगा इधर y गुणा हो जाएगा। यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 y प्लस 9 बराबर 0 होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से 4 और y की वैल्यू -9 जो है यहाँ से निकल कर आ जाएगी। द्विघात समीकरण कई बार बता चुके हैं कैसे सॉल्व करना होता है, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब y की जो वैल्यू दो निकल करके आई हैं, यहाँ पर प्रश्न में आपसे y नहीं निकालना था। प्रश्न ये तो y x y तो हमारी संख्याएं का इकाई दहाई था। प्रश्न में जो पूछा गया था वो संख्या पूछा गया था। अब संख्या में आप क्या करेंगे? y की वैल्यू पहले निकाल करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में दोनों संख्याओं का गुणनफल 36 दे रखा था। y की वैल्यू प्लस वाली लेंगे 4 वाली, तो x गुणे 4 बराबर 36। x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है। संख्या आपकी स्टार्टिंग में 10x प्लस वाई हमने मानी थी। यहाँ पर दोनों वैल्यू रख देंगे, x की जगह 9, y की जगह 4। 94 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगला देखते हैं। तो प्रश्न आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है। ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और जो निकालना है वो नीचे दिया गया है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या गया है? ए बी सी आप देखेंगे आपका एलसीएम ले लिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग अगर बी सी यहाँ से हट जाएगा, केवल ए बचेगा। ए ऊपर मल्टीप्लाइड होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, इसी प्रकार बी क्यूब, इसी प्रकार सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है यहाँ पर फॉर्मूला आपका 3abc के बराबर होता है। तो 3abc लिख दिया, abc रहेगा, abc से abc कट जाएगा, 3 आपका बचेगा। आंसर यहाँ पर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 है, तो इसका हल क्या होगा? अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो नीचे भी दे रखी है। विकल्पों से इसको सॉल्व किया गया है। जैसे x की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 रख करके जो है वो चेक करके दिखाया गया है। x की वैल्यू 1/2 रख के भी दिखाया गया, -1/2 रख के भी दिखाया गया और आंसर आप देखेंगे तो इनमें से एक से अधिक है, इसीलिए दोनों को रखा गया है। तो 1/2 रखेंगे तो 4 की पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 था ना इसलिए 4 की पावर 1 माइनस 1/2 बराबर 10। इसी प्रकार x की पावर -1/2 रखेंगे तो 4 की पावर -1/2 प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 1/2, जो यहाँ पर 1 माइनस एक्स था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वैल्यू प्लस में हो गई बराबर 10। 1/2 प्लस 1 करेंगे 3/2 आएगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार -1/2 प्लस 1 करेंगे 1/2 आएगा, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा। आगे आधार यहाँ पर आपके समान है, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो जो घातांक में 3/2 था उसी में मल्टीप्लाइड में 2 आ जाएगा। सेम चीज 4 में भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आपका इसी आधार जो घातांक में 1/2 था उसी के गुणे में आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी आप करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी भिन्न नहीं यानी कि कोई भी घातांक नहीं बचेगी। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो आपका केवल 3 बचेगा। वही चीज यहाँ पर केवल 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर भी 2 से 2 काट देंगे। 2 की घात 3 बचेगा, 2 की घात 1 बचेगा, 10। 2 प्लस 2 की घात 3 बराबर 10। तो 2 की घात 3 मतलब 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 बराबर 10 हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज आपका 2 की घात 3 8 हो जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2 हो जाएगा, 10 बराबर 10। तो आप देखेंगे दोनों इसमें फुलफिल्ड हो रहे हैं आंसर, इसीलिए इनमें से एक से अधिक जो है आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक का बहुपद जी एक्स से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल ये आपको दे रखे हैं। तो जी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहाँ पर भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, भाजक पूछा गया है। तो सेम चीज इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ए बराबर एक ऑप्शन जो x-2 आंसर दिया गया यहाँ पर, इसी को यहाँ पर देखेंगे a की जगह x-2 मान लिया गया कि x-2 लेने पर, तो x-2 बराबर 0 है तो x की वैल्यू 2 यहाँ से निकल करके आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू 2 निकल करके आई है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाज्य में
ये 2 वैल्यू रखी गई है और यहाँ से वैल्यू 0 आ गई है। इसी प्रकार भागफल में भी x की वैल्यू रखी गई है, यहाँ से वैल्यू आपकी 1 आ गई। शेषफल में भी रखी गई, यहाँ से शेषफल आपका 0 आ गया। अब जो भी वैल्यू आई थी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, तो भाज्य की वैल्यू 0 थी, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो 0 के बराबर ही आ रही है, इसलिए ऑप्शन आपका ए वाला ही सही है। तो आसानी से इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं और पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। पीआरटी का पेपर आपका 14 तारीख को है, इसलिए हम आपको सारे प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। अभी आपको बाकी पोर्शन भी कराएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन आपका होगा और साथ ही साथ आपका जो मेल शिफ्ट के अलावा फीमेल शिफ्ट हुई थी उसको भी जो है वो कराएंगे। और इस समय वर्तमान में जो अन्य पेपर आपके हो रहे हैं उनमें जो जीके जीएस या आप कहेंगे जो अर्हता परीक्षा है उसका जो लेवल आ रहा है उस पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि उसी बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। और लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, क्योंकि उसी से ही बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है ना कि जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा है, खिलौने की कुल ऊंचाई इतनी है, तो खिलौने का आयतन, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले सीधे सीधे रख देने हैं। खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच साथ में आपका रहेगा। ये अर्धगोले का आयतन है और ये वाला शंकु का आयतन। 2/3 पाई, आर की वैल्यू आपको 3.5 दे रखी थी, वो रख देंगे और यहाँ पर भी आर की वैल्यू रख देंगे। एच की वैल्यू आपको 11 दे रखी थी, एक बार दिखा देते हैं प्रश्न में। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, यानी कि 3.5 यहाँ से त्रिज्या आ जाएगी और ऊंचाई आपको 14.5 दे रखी है, जो कि आप यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर एच की वैल्यू 11 लिखी है, या तो यहाँ पर मिसप्रिंट है या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, और 11 रख के ही एच की वैल्यू सॉल्व किया गया यहाँ पर। अच्छा ये चीज भी देखिएगा, 11 गलत नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ साइड में चित्र के जरिए दर्शाया भी तो गया है। ये जो शंकु है आपका 11 केवल ये हाइट यहाँ तक की है, और ये वाला जो 3.5 है ये आपकी त्रिज्या भी तो इसमें जुड़ेगी, तब जाकर के ये 14.5 होगा। ये जो दे रखी थी 14.5, ये कुल ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल ऊंचाई दे रखी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है ये त्रिज्या है। तो इस कुल ऊंचाई में त्रिज्या घट जाएगी, तो ये वाली जो हाइट है जो कि हमें शंकु का आयतन के लिए चाहिए, ये वाली हाइट, उसके हिसाब से इन्होंने वैल्यू 11 जो है वो रखी है। बाकी तो वैल्यू रख ही देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 231 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। मेन उद्देश्य है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो समझाना। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में जो है वो भाग लेते हैं, और 320 जो है वो रम्मी में भाग लेते हैं, और 350 हैं जो तंबोला में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो ये 220 दोनों में भाग ले रहे हैं, तो ये कॉमन बीच में बना दिया गया। तंबोला और रम्मी के देखेंगे कितने हैं, 320 रम्मी, 350 रम्बो तंबोला, तो इसमें 220 घटा देंगे, क्योंकि 220 तो दोनों में कॉमन है। जैसे 320 में 220 घटाएंगे कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो ये रम्मी की वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। सेम चीज है, 350 में से 220 घटा लीजिएगा तो तंबोला वालों की संख्या आ जाएगी। तो क्लब में कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर पूछी गई प्रश्न में, तो टोटल सभी को जोड़ दीजिए। 130, 220 और 100 जोड़ेंगे तो 450 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला है, 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग दे रखा है। तो ए की उम्र अगर x मान लें, 2 वर्ष पहले रही होगी x-2, 2 वर्ष बाद रही होगी x+2। व्युत्क्रम का मतलब 1/के फॉर्म में आ जाता है, तो वही कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम का जो योग है और 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 के बराबर है। तो 1/x-2 प्लस 1/x+2, यानी 2 वर्ष पहले उसके व्युत्क्रम का योग और 2 वर्ष बाद उसकी उम्र का जो व्युत्क्रम है उसका योग किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। अब इसको ही आपको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2/3 को, यहाँ द्विघात समीकरण बनेगी, x की वैल्यू 4 और -1 आ जाएगी, क्योंकि उम्र ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए आंसर आपका 4 साल हो जाएगा। अब इसी को ही आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वैसे ही आप करें। यही सेम चीज आप ए की वर्तमान आयु 4 साल मान के इसमें रख के भी करके देख लीजिए,
तो उससे भी आसानी से आ जाएगा। अगला देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5, इसमें आपको क्या करना है कि कौन सा मान नहीं हो सकता। तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है रख करके k की वैल्यू निकलेगी -2/3। मतलब क्या है, -2/3 का छोड़ करके k का कोई भी मान हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही होंगे, जो कि आपका ये दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा तरीका इतना बढ़िया नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं रख करके, तो वो भी तरीका आसान होगा। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। फॉर्मूला होता है ये त्रिज्यखंड का कोणीय कोण का फॉर्मूला, और यहाँ पर वैल्यू आपको क्षेत्रफल की दे रखी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके, और जो पाई आर स्क्वायर है ये इस फॉर्मूले में नहीं आता, केवल θ/360 आता है। पाई आर स्क्वायर जो ये वैल्यू वृत्त की त्रिज्या की दे रखी है उसको दे रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और 14 दे रखी है प्रश्न में, 14 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर आप रख देंगे, और बराबर में 102.7 दे रखा है। अब यहाँ से थीटा को केवल अलग कर लेंगे, बाकी सब तिर्यक गुणा कर देंगे, तो आंसर यहाँ पर 60 के नियर बाई आएगा, यानी 60 डिग्री आपकी थीटा की वैल्यू आएगी, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। इस चीज को भी समझिए कि, और वैसे आपको पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में पूरे फॉर्मूला देखने को मिल जाता है, पाई आर स्क्वायर θ/360 करके, क्योंकि वैल्यू आपको वृत्त की त्रिज्या ये सब की दे रखी होती है। तो आपको तो फॉर्मूले से मतलब है, कुल मिला करके 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपका मूलधन प्रश्न में दे रखा है 15,625, दर 16% दे रखी है, और ये भी कह रहा है कि ये जो दर है वो आपकी यहाँ पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसके लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4% तिमाही आपके यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी। 3 से 12 को काटेंगे, 9 माह कह लीजिए या 3 तिमाही कह लीजिए, ये आपका प्रश्न में समय दे रखा है। बाकी आपको प्रश्न में तो समय दे ही रखा है, फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, वैल्यू सारी रख देंगे, आर की जगह आर, टी की जगह 3, सॉल्व करेंगे तो 17,576 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा केवल। तो जो हमारा आंसर निकल करके आया तो उसमें तो मूलधन भी इंक्लूड है। तो ये जो वैल्यू दे रखी 15,625 वाली, वो आप करेंगे माइनस इसी में से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो यहाँ से 1951 आंसर आएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि समीकरण 3 के x² - 25 के x प्लस के प्लस 8 बराबर 0, इसके मूलों का गुणनफल 3 दे रखा है, तो k की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर जो ये समीकरण दे रखा है, मूल अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में आप इसमें मान लें, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के फॉर्म में रखेंगे, तो a और b की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाइड की वैल्यू 3 रखेंगे। क्यों 3 रखा है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि इनके मूलों का गुणनफल 3 है, तो हमने इनके मूलों का गुणनफल 3 रख दिया। c/a की यहाँ पर आप इसको कंपैरिजन करते हैं x² - bx प्लस c बराबर 0 करके, तो यहाँ पर वैल्यू जो c की दे रखी है वो k प्लस 8 दे रखी है, इसलिए k प्लस 8 यहाँ रखा है। इसी प्रकार a की वैल्यू जो आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे a के साथ आपकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो उसके साथ 3 रखेंगे। यहाँ पर k प्लस 8 को यहाँ 3 3 9 करेंगे, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो -8 जाके उधर हो जाएगा, तो 1 बचेगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न में यही पूछ रहा था k की वैल्यू, तो 1 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला, लॉग बेस रूट टू 32 का मान क्या होगा। ये तो आपको पता ही है कि 32 को आप रूट टू 32 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में। इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर 32 दे रखा है, इन्होंने डायरेक्ट रूट टू की पावर 10 क्यों लिख दिया। आप सबसे पहले स्टेप में क्या करिए, सीधे सीधे 2 की घात, आपको पता है 5 जो है वो बराबर होता है 32 के, तो और इसी 2 को अगर हम रूट में बना दें, तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तभी यहाँ पे इन्होंने रूट टू की जो वैल्यू है वो पावर में 10 लगाई है, क्योंकि यहाँ पर 2 को इन्होंने रूट टू में कन्वर्ट किया है, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है। अब समझ में आपको यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 10 आपका आगे आ जाएगा, लॉग रूट टू ऐसे रहेगा, रूट टू ऐसे रहेगा, रूट टू यहाँ पर आपको दे रखा है वैल्यू, तो 1 हो जाएगी, 10 गुणे 1 तो 10 करेंगे, 10 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला, एक समीकरण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है
अतिभुज यानी कर्ण की वैल्यू दे रखी है, अन्य दो भुजाओं की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो विकर्ण दे रखा है, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, त्रिभुज का आधार x+6 आपका हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, और माना आपने है ना, इसलिए 6 जोड़ा गया है। पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके आप वैल्यू जो है वो लगा देंगे, तो कर्ण की वैल्यू दे ही रखी थी। बाकी वैल्यू निकालेंगे तो x की 7 और x की -13 निकल करके आएगी। त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आपने x मानी थी, तो यहाँ पर जो x निकल करके आया है वो 7 भी है, x -13 भी है, तो प्लस वाली वैल्यू ली जाती है, इसलिए 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का आधार अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज का आधार x+6 माना था, तो x+6 करेंगे तो x की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न जीके जीएस के स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हम आपको अलग से कराएंगे। अब हम रीजनिंग के प्रश्नों पर बढ़ते हैं, जहाँ जो कि आपको 105 प्रश्न से दे रखा है। सबसे पहले भिन्नों को आरोही क्रम में आपको जो है यहाँ पर सजाना है। तो यहाँ पर वैल्यू को निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि दशमलव में आप वैल्यू निकाल लीजिए, 1300/18 का, 29/36 का। इसी प्रकार जब दशमलव में निकल आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। तो 13/18 यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले, उसके बाद 29/36 आया, जो कि आपको इसी में दे रखा है। उसके बाद 51 वाला आया ये, तो 0.722, उससे बड़ा 0.80 है, उससे बड़ा 0.85 है, उससे बड़ा 0.91 है। तो आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। चित्र में एक वर्ग पूछे गए हैं, तो वर्ग गिनने का तरीका 1 2 3 4 करके ऐसे करके गिनेंगे, फिर 2 2 वाली वैल्यू गिनेंगे, फिर इसी प्रकार 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू गिनेंगे, यानी कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो है वो कवर होगा। सेम चीज़ इधर से भी कवर होगा, तो इसी तरीके से गुणा करते हुए इसका तरीका होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 है, तो 4 गुणे 4 करेंगे एक बार, फिर 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1, तो इस तरीके से 16 9 4 1 जोड़ेंगे, 30 आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक ट्रिक होता है, इस ट्रिक से भी आप इसे कर सकते हैं। अगला है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिनों में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो 24 दिन की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 23 दिन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना कि जो इस प्रकार रखता है कि क्रमिक दिन पर रखे जाने अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। आगे आप देखेंगे तो 24 की दिन की वैल्यू 1 के बराबर, 23 दिन की 1/2, 22 दिन की वैल्यू में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा ही गया था कि कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 जो है वो आपकी भरी थी। और आप कहेंगे 24 दिन कहाँ है, तो 24 दिन तो कह ही रहा था कि पूरी भर जाती है। 24 दिन की वैल्यू पूरी भरने का मतलब 1 के बराबर है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। 24 दिन की वैल्यू 1 के बराबर है, 23 दिन 1/2 के बराबर, 22 दिन 1/4 के बराबर है, तो आंसर यहाँ पर 22 दिन आपका सही हो जाएगा। अगला 108 प्रश्न, दो संख्याओं का योग दे रखा है 480। इसके अलावा बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। बड़ी संख्या g माना है, छोटी संख्या s माना है, तो 98% इसलिए यहाँ पर किया गया क्योंकि 2% की कमी आ रही है। 10% वृद्धि आ रही, मतलब 110/100। इसको सॉल्व करेंगे, 55/49 आएगा। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में पूछा गया आपसे कि प्राप्त संख्या बराबर होती है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर क्या हमने मानी थी? जी मानी थी। तो 55/104 जो है आपका यहाँ पर, और ऊपर प्रश्न में दे भी रखा है दोनों संख्याओं का टोटल 480 है, तो वही यहाँ पर 480 रखा गया है दोनों संख्याओं का टोटल, और इसी टोटल में से 55 और 55 49 का टोटल 104, यानी इसका हिस्सा निकाला गया है जी की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3300/13 आ जाएगा, जो कि आपको 3300/13 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये वैल्यू समझे ना, जैसे 55:49 होता है, तो किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उससे गुणा करते हैं, बटे में जो दोनों का टोटल होता है वो डिवाइड कर देते हैं। वही काम यहाँ पर किया गया है। अगला है, ये संख्याएं दे रखी हैं, इसमें अगली संख्या क्या आएगी? तो 486 से 324 में आप देखेंगे 3 से डिवाइड किया गया है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 162 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड 72, यहाँ 48। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग देकर आपको भागफल घटाकर अगली संख्या जो है वो मिल रही है, यानी कि इस 486 में से इस 162 को घटाएंगे तो 324 मिल जाएगा, यही कहने का इनका मतलब है। तो 144 में से 48 आप घटाएंगे तो आपको 96 मिल जाएगा। इस तरीके से हम आंसर आपका 96 यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सी संख्या आएगी? 240, 120, 180 ऐसे करके दे रखा है।
240 से 120 में देखेंगे तो 0.5 से गुणा किया गया है, 1 से गुणा किया गया, आगे 1.5 से गुणा किया गया, 2 से और 2.5 से। 0.5 बढ़ता जा रहा है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, 120। पूछा गया है इसमें रिक्त स्थान पर क्या आएगा कि डैश फ्रिक्शन ग्रिंड आपका क्या होगा? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रिंड का BMDIY, इसमें देखेंगे तो सभी की प्लेस वैल्यू में 5-5 माइनस हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था उसमें भी 5-5 बैक आप जाएंगे तो KNH इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं तो 5 एरो हैं, और पटना से कोलकाता जाने के 4 मार्ग हैं तो 4 एरो बने हुए हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो यहाँ 5, यहाँ 4, 5 गुणे 4, 20 रास्ते हैं। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मैथ के क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी आंसर हो जाएगा। हर व्रत दीर्घ व्रत है, ये भी सही है। कोई व्रत आप अति परवलय नहीं है, ये भी सही है। हर वर्ग आयत है, ये भी आपका सही है। कोड को ये लिखा जाता है, स्टेप को ये लिखा जाता है, स्पॉट को कैसे लिखा जाएगा? कोड के लिए कोड है और स्टेप के लिए ये है, स्पॉट के लिए। यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो जो भी यहाँ पर लेटर लिखा है उसके लिए एक नंबर दे दिया गया है। जैसे एस के लिए 18 दे दिया गया है तो एस को यहाँ पर 18 से ही दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से 18 बाई 16 76 91 बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल आपको 40 पाई स्क्वायर दे रखा है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर, तो 40 पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 पाई, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट में 40 पाई आपका आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के बाद वर्ग की भुजा की बात करते हैं तो अंडर रूट जो आपका 40 पाई है ये हमारे यहाँ से निकल आया। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो भुजा आपने निकाली है उसकी वैल्यू रख दीजिए। अंडर रूट में 40 पाई, उसका स्क्वायर, तो 40 पाई आपका बचेगा। अगला है यहाँ पर कि भिन्न शब्द चुनना है। कागज, पुस्तक, पेंसिल, पेन, रबड़। आंसर यहाँ पर पुस्तक जो है वो दिया गया है। कहने का इनका मतलब ये है कागज, पेंसिल, पेन और रबड़ लेखन क्रिया में सहायक सामग्री है, जबकि पुस्तक पढ़ने के काम में आती है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए की वैल्यू 1 है, डी की 2 है, पी की 4 है, तो इनमें से कौन सा 3 को दर्शाता है? अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसमें पूछा गया है कौन सा 3 को दर्शाता है। तो ए की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू 2, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो डी को क्या लिखा गया? 2 लिखा गया, तो डी का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4, ऐसे पी के लिए भी 4 स्क्वायर 16। उसी प्रकार पूछा क्या गया था प्रश्न में कि कौन सा 3 को दर्शाता है। यहाँ पर आंसर आई जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू आपका 3 और 3 का स्क्वायर जो है यहाँ पर 9। जो हमें स्क्वायर करने में प्राप्त होता है ना वो इसकी प्लेस वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे डी को यहाँ पर जो चौथे नंबर पे आता है तो पी आपका 16 नंबर पे आता है, इसी प्रकार आई आपका 9 नंबर पे आता है। वही यहाँ पर बताया भी गया है कि दिए गए प्रश्नों में अक्षरों के जो मान दिए गए उनका वर्ग करने पर उन अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के वास्तविक मान जो है वो प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में उनका मासा 11 दे रखा है, संख्याओं का टोटल क्या होगा? तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 21:10, मासा कितना है? 11 है। पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो 21 गुणे 11 हो जाएगी, क्योंकि मासा तो है ही आपका 11 है और पहली संख्या 21 पता ही है। सेम चीज दूसरी संख्या तो 10 गुणे 11 हो जाएगी, तो 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्याओं का टोटल क्या हो जाएगा? 231, 110 जोड़ेंगे 341 जाएगा। प्रश्न में यही चीज आपसे पूछी गई थी। एक स्मार्टफ़ोन को पी बेचने में 10% का लाभ होता है, स्मार्टफ़ोन को क्यू में बेचेंगे तो 4% की हानि होती है। तो पी का 10% लाभ यानी कि 110/100, क्यू का आपका देखेंगे तो हानि है 4% की, 102 बटे 100 बटे आपका 96। अब यहाँ से पी अपॉन क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो 110:96, इसको काटेंगे 55:48 आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में बी दिया गया है। 110/96 भी आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है, यानी आंसर इनमें से एक से अधिक जो है वो आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। और इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक, सभी लोग एटलीस्ट जितने लोगों ने वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करते रहिएगा। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एक स्वर एक साथ आ जाए? अब यहाँ पर एजुकेशन शब्द लिखेंगे तो व्यंजन DCTN हो जाएगा, स्वर EUAIO करके हो जाएगा।
ये आपके 5 हो जाएँगे। स्वरों को एक साथ रखेंगे तो DCTN और EUAI 5 आपका फैक्टोरियल करके, तो व्यवस्थित करने के कुल तरीके 5 गुणे 5 के तौर पर, साथ में फैक्टोरियल भी लगेगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है वहीं से गुणा करना छोड़ा शुरू कर दीजिए घटते क्रम में, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसी प्रकार आगे भी सबको गुणा कर लेंगे। 144 डबल 0 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये सारे मैथ के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अब जीके जीएस वाला जो पोर्शन रह गया है उसको भी हम आपको करा देंगे, और आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।